हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लर्निंग 700 के MGT 402 की लेक्चर सीरीज़ चल रही है और आज का लेक्चर नंबर 10 है और मटेरियल पढ़ रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर नॉर्मल लॉस होगा तो वो जो है वो चार्ज होगा FOH के अंदर यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर। फैक्ट्री ओवरहेड्स हम आगे वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। और एबनॉर्मल होगा तो वो जॉब के अंदर होगा। नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो कंपनी जो है वो एक्सपेक्ट करती है। जैसे मिसाल दे दिया है, आप फर्नीचर बनाते हैं और फर्नीचर बना के मार्केट में बेचते हैं। अब जब फर्नीचर बनाएंगे तो लकड़ी जो होगी वो इस्तेमाल होगी, लकड़ी की सेगी उसकी कटाई होगी, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ लकड़ी वेस्ट होगी। तो वो जो वेस्टेज हो रहा है वो नॉर्मल लॉस है। अब लेकिन एबनॉर्मल लॉस, अब जैसे मिसाल दे दी आपने लकड़ी की गलत काट दी, 5 इंच की काटनी थी आपने 4 इंच की काट दी, अब वो लकड़ी पूरी वेस्ट हो गई, तो वो एबनॉर्मल लॉस कहलाता है। अब इसके अंदर एक यानी कि एक कंपनी दी हुई है जो क्या कर रही है, 5,000 सीलिंग फैन यानी कि 500 सीलिंग फैंस बना रही, छत के पंखे। डायरेक्ट मटीरियल्स का 1.5 लाख रुपए, डायरेक्ट लेबर जो है वो 1 लाख रुपए। FOH जो 60% है किसका, डायरेक्ट लेबर का, 60% डायरेक्ट लेबर का 1 लाख यानी कि मतलब 60,000 आ गए। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो 3,10,000 रुपये आ गई। अब रीवर्क कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव वर्क यानी मतलब जो डिफेक्टिव हुआ उस पर वर्क पे कितना खर्चा आएगा, वो आएगा 10,000 रुपये। लेबर जो है वो 30,000 रुपये की आएगी और जो FOH है वो आपका 60% है लेबर का, तो 18,000 रुपये। वर्क इन प्रोग्रेस कितना था आपका, वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि मतलब ये हुआ था 3, यानी कि टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जो दी हुई थी वो तकरीबन वही है 3,10,000 रुपये। मटीरियल कितना आपका खर्च हुआ, 1.5 लाख रुपये। और पेरोल जो है वो आपकी जो है वो 1 लाख रुपये और FOH जो है वो आपका 60,000 रुपये। अब इसके अंदर जो मतलब नॉर्मल लॉस था फैक्ट्री ओवर FOH का कंट्रोल वो है 58,000। मटेरियल जो है वो 10,000 का और लेबर जो है वो 30,000 का और जो है वो आपका 18,000 रुपये। इस तरीके से एबनॉर्मल लॉस का भी वही है, सेम चीज़ें हैं, ठीक है। और लेकिन इसमें जो एंट्री है वो फिनिश गुड 3,10,000 रुपये, वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट हो जाएगा आपका, और डेबिट फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब लेकिन इसके अंदर जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आएगी आपकी कितनी, 3,10,000 रुपये में यानी कि 500 यूनिट थे तो 620 रुपये आ गए। और फिर इसमें नॉर्मल लॉस आप एबनॉर्मल लॉस जो है वो ऐड किया था, जो आपका 58,000 आया था वो आपने ऐड किया, 500 से डिवाइड किया तो वो आया आपका 736 पर यूनिट कॉस्ट आई आपके पास। और फिर उसके बाद जाके जो आप क्या कह रहे हैं, एग्जांपल क्या है, स्पॉइल इन्वेंट्री यूनिट जो है वो 50 फैन जो है वो ख़राब हो गए, ठीक है। तो स्पॉइल यूनिट कितने हो गए, 50 को आप अपने 3,10,000 को डिवाइड किया 500 से, पर यूनिट कॉस्ट आ गई, मल्टीप्लाई कर दिए 50 से, तो 31,000 रुपये के आपके जो यूनिट है वो ख़राब हो गए। और स्पॉइल यूनिट अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या है, स्पॉइल यूनिट में मटेरियल जो है वो लगेगा तकरीबन 15,000 का, 1.5 लाख का जो मटेरियल था उसके 15 यूनिट यानी कि कितने मटेरियल आपका लगा और लेबर कितनी लगी, वो लगी 10,000 और फिर FOH जो है वो आपकी 60,000 रुपये लगी। अब इन नॉर्मल इन्वेंट्री यानी कि अगर एंट्री कैसे की जाएगी इसके अंदर, स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट होगा कितने से, आपका 10,000 से। FOH कंट्रोल जो है वो आपका 21,000 से डेबिट होगा और वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो आपका 31,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। अब स्क्रैप इन्वेंट्री 10,000 रुपये से डेबिट होगा और वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो आपकी 10,000 रुपये से डेबिट हो जाएगा। इसी तरीके से अब नॉर्मल फिनिश लॉस कितना है, फिनिश गुड्स के 2,79,000 और वर्क इन प्रोग्रेस भी 2,79,000। अब फिनिश गुड्स 3 लाख रुपये और वर्क इन प्रोग्रेस भी 3 लाख रुपये से डेबिट हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यूनिट जो है वो निकालने 2,79,000 कैसे आया, जो आपका नॉर्मल लॉस था ना 31,000 रुपये, उसको आपने 3,10,000 रुपये से माइनस कर दिया और अब आपके पास 500 यूनिट नहीं थे, 450 यूनिट बचे, क्योंकि 50 तो आपके स्पॉइल हो गए ना, तो डिवाइड कर दिया तो 6,20,000। इसी तरीके से आपने पहले जो है नॉर्मल लॉस जो है वो स्क्रैप की जो वैल्यू थी एबनॉर्मल लॉस वो निकाली थी 10,000 रुपये, तो 3,10,000
को माइनस कर दिया 3,10,000 से, तो आपके पास 3 लाख रुपये आया। तो 667 यानी कि 667 रुपीज़ जो है वो आपके पास अपना यूनिट जो है वो आया। मटेरियल रिक्वायर्ड, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट थ्रू विच वर्क स्टेशन इन चार्ज रिसीव मटेरियल फ्रॉम द स्टोर, यानी कि मतलब आप रिक्वेजिशन दी जाती है बाकायदा कि भाई इतना हमें जो है वो माल की ज़रूरत है, तो इतना माल भिजवा दो। अब किस तरीके से मटेरियल रिक्वायरमेंट जो होगी वो वर्क स्टेशन इंचार्ज को दी जाएगी, फिर परचेज़ रिक्वायरमेंट जो है वो स्टोर इंचार्ज को दी जाएगी, और सप्लायर ऑर्डर सप्लाई जो है वो सप्लायर को दी जाएगी। अब पहले जैसे मटेरियल रिक्वायर्ड हुई तो वर्क स्टेशन के पास चले गए, जो अब वहाँ का जो सुपरवाइज़र है वो देखेगा। फिर इसके आगे अगर परचेज़र यानी मतलब परचेज़ करना है उस मटेरियल को, तो वो जो है वो उस परचेज़र वाले के पास चली जाएगी। तो वो परचेज़ वाला कौन होगा? स्टोर इंचार्ज। इसी तरीके से परचेज ऑर्डर जो है सप्लायर, अब हमारा सप्लायर बैठा हुआ है, जिसमें मिसाल दे दी है कराची में नहीं लाहौर में बैठा हुआ है, तो लाहौर से वो रिक्वेस्ट उसको सप्लाई कर दी जाएगी, ईमेल के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू कर दी जाएगी। अब इसके अंदर पूरा एक यानी कि हिरार्की दी हुई है कि किस तरीके से होता है। मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, परचेज रिक्वेजिशन हो जाती है, फिर उसके बाद के ऑर्डर प्लेस होता है, डिलीवरी नोट होता है, परचेज इनवॉइस आती है, गुड रिसीव नोट होता है और बिन कार्ड होता है, और फिर उसके आगे स्टोर लेजर कार्ड होता है। ये सारा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। और ये समझ लें इस तरीके की जो एक तरीके से समझ लें रिक्वेजिशन होती है, जिसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन दिया जाता है और मटेरियल कोड, अगर कोड है क्वांटिटी, जैसे मिसाल दे दिया आपको पंखे बनाने, तो उसके लिए आपको उसके पर की ज़रूरत है, तो आप लिख देंगे भाई 10,000 पर जो है वो हमें चाहिए, या 10,000 पर के सेट्स चाहिए, तो 30,000 पर आपके पास आएंगे, क्योंकि 3 पंखे में 3 पर लगते हैं। तो इस तरीके से फिर उस पर रिक्वेस्ट के साइन होंगे, और अब रिक्वायर्ड के साइन होंगे, और फिर अप्रूव्ड के भी साइन होंगे इसी तरीके से। और फिर उसके आगे परचेस ऑर्डर जो है वो इस तरीके से बनता है। ये एक पूरी उसमें समझ लें दी हुई है। अब जो डेबिट नोट है उसके अंदर रेट वगैरह का है और अमाउंट दी हुई है, रीज़न दिया हुआ है, और फिर उसके आगे सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन की गई हैं। और स्टोर लेजर जो है वो इस तरीके से बनता है इसके अंदर कि भाई क्वांटिटी कितनी है, रेट क्या है, किस रेट पे मिल रहा है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि भाई आप माल ख़रीद रहे हैं तो 100 रुपये के रेट पे मिल रहा है, बाद में माल ख़रीदने जाए तो 110 का दे, या फिर कोई डिस्काउंट अगर हैवी ऑर्डर दे रहे हैं तो वो 95 का दे दे, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए रेट की शीट जो है वो मेंटेन की जाती है। इसके विन कार्ड जो है उसके अंदर भी डेट है, रेफरेंस है, और फिर क्वांटिटी रिसीव है, क्वांटिटी इशू है, बैलेंस है, इस तरीके से भी किया जाता है। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, शो के स्टॉक पोजीशन इन हाउ मच टाइम इन्वेंट्री यूज इन, यानी कि जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जो होता है वो आपको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, कि भाई कितना जो है वो इन्वेंट्री आपकी बिक रही है, या कितनी इन्वेंट्री जो है वो आपके पास आ रही है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये इसका फॉर्मूला है। और फिर इसके आगे एवरेज इन्वेंट्री तो बहुत आसान है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अब एग्जांपल देख लेते हैं कि ओपनिंग स्टॉक अपना 1,000 दिया हुआ है, मटेरियल परचेज 7,000 दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक 500 दिया हुआ है, और मटेरियल कंज्यूम जो है वो 7,500 दिया हुआ है। तो हमें इन्वेंट्री टर्न रेशियो निकालना है। तो आपके पास मटेरियल कंज्यूम कितना है 7,500, और फिर एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग जो दिया हुआ था हमें वो दिया हुआ था 1,000, और फिर जो अपना क्लोजिंग दिया हुआ था वो दिया हुआ था 500, डिवाइड कर दिया आपने 2 से। तो और फिर उसके बाद कि 1,500 आया, उसको डिवाइड कर दिया आपने 7,500 से, तो 10 टाइम जो है वो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है। और फिर उसके बाद है कि 10 को नंबर यानी कि मतलब इन्वेंट्री होल्ड पीरियड कितना है, यानी कि मतलब एक इन्वेंट्री कितना रुक रही है, तो वो रुक रही है आपने 360 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 365 नहीं लेते बिजनेस टर्म में, 360 ही लेते हैं जो डेज़ होते हैं, तो उससे डिवाइड कर दिए तो आपके पास 36 डेज़ आ गए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।